दूसरा उसमें कुछ अजनास वगैरह भी मिक्स किए गए हैं, तो थोड़ा सा टेस्ट को बेटर करने के लिए भी कुछ चीज़ें वगैरह इन्होंने डाली हुई हैं। तो वो वाहिद इस वक्त एक ऐसी फीड है कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हीं के आप ज़्यादा अगर झंझट में नहीं जाते, ज़्यादा उस कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाते, कुछ चीज़ें आपकी पॉसिबल नहीं है, तो सिंपल इनसे आप फीड मंगवाएं, रखें। मेरे ख्याल से शेल्फ टाइम उसका कुछ 2-1 महीने तो होगा, 2-3 माह है, तो 2 महीने तक आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। मेरे ख्याल से कॉस्ट उसकी 2200 रुपये बैग है, 30 kg का। उससे भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, बढ़ तो जाएगी, लेकिन सहूलत भी तो देखें, सहूलत आ जाती है। दूसरी बात ये कि स्पेशली देखें आपका जिस तरह काम है, तो ये फिल वक्त जो है ये मीट का नहीं है, यानी कि आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको एक हायर प्राइस के हिसाब से मार्केट में दे रहे हैं, तो आपको तो वो सूट करता है। अगर किसी ने हॉलैंड लूप रखे हुए हैं, किसी ने कुछ और चीजें रखी हुई हैं, उस हवाले से कमर्शियल फार्मिंग में मीट के हवाले से, मीट के लिहाज से हो तो उसमें मुस्तकबिल के लिहाज से इंशाल्लाह मजीद बेहतरी आएगी। क्योंकि मुझे 4 साल हो गए हैं यही बातें सुनते हुए, लोगों कॉस्ट फैक्ट्री की सारी चीज़ें, वो मुझे एक पॉइंट मिला है वो जो शायद किसी के पास ना हो, होता तो सालों के अंदर है लेकिन वो किसी ने एक्सप्लोर नहीं निकाला। मसला ये होता है कि जो हमारे पहले 2 साल होते हैं ना फार्मिंग, या 3 साल होते हैं, तो बड़े क्रूशल होते हैं। अगर हम वहाँ पर टिक जाते हैं ना, भागते नहीं, फिर हमें हमारा कामयाबी का सफ़र शुरू हो जाता है, फिर हमें रास्ते मिलना शुरू हो जाते हैं, जिससे हम कास्ट बचा भी लेते हैं, प्रोडक्शन बढ़ा भी लेते हैं। प्रोडक्शन बढ़ाने में भी अब 50 इकाइयाँ होती हैं, बच्चे ज़्यादा ले लिए, बच्चों में शरा मवाद कम भाई, वेट गेन ज़्यादा आ गया, सारी चीज़ें कई चीज़ें। अब मसला ये है हमारे फार्मर के साथ कि हमारा फार्मर चलते साथ ही बचत करके ज़्यादा कमाने के चक्कर में पड़ गया। पहले दिन यहाँ पे आके खराबी शुरू हो जाती है, और वो खराबी का अंजाम क्या होता है, 95% जो नए कारोबार बनते हैं वो फ्लॉप होते हैं। उसके पीछे ऐसी वजूहत होती हैं कि जिनमें प्लानिंग लंबे अरसे तक के लिए नहीं की जाती। शुरू पहले दिन से ही हम क्या नहीं इस तरह नहीं होता। पहले साल होती है चट्टी, फिर बनती है हट्टी, फिर तीसरे साल जाके खट्टी आना शुरू होती है। आपको चट्टी है जो ये ज़्यादा फीड कास्ट आ रही है, चट्टी है, इससे होगा क्या कि आप सर्वाइव कर जाएंगे, आपको आमदनी होगी लेकिन आपका नुकसान भी कुछ नहीं होगा। जो कुछ लगाया होगा आपने वो आपको रिटर्न बैक हो जाएगा, सेल करेंगे, कुछ नहीं बचेगा, आप कामयाब हो गए, क्योंकि पहले साल आपने लॉस नहीं किया। दूसरे साल आपको पता चल जाएगा कि ये मामलात क्या होते हैं। आपने जो FOH हैं, फार्म के मामलात हैं, उनमें काफ़ी बेहतरीन ला के तो आप किसी हद तक प्रॉफिट में आ जाएंगे। उसके अगले साल हो सकता है आप अपनी फीड बना लें, उस फीड के बगैर आप काम चला लें, कुछ भी कर लें, फिर आपके सामने बड़े रास्ते होंगे। उसके साथ आप चारा नहीं इस्तेमाल वहाँ तक पहुँचना शर्त है। अगर आप चारा इस्तेमाल करेंगे पहले साल आप बैठ जाएंगे, आप वैसे ही गेम से निकल जाएंगे। ड्राई लूसन इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल सूखा हुआ। आपने गेम में रहना है 2-3 साल, उसके बाद फिर आपको वैसे ही पता चल जाएगा करना क्या है। ये बात याद रखें कि शुरू में जो भी काम ऑथेंटिक होते हैं, आसान होते हैं करने, बेशक महंगे हैं, वो करें। अच्छा, ये मेरी एक आपकी बात बिल्कुल सही। अब मैं रिस्क फैक्टर कहने का मकसद है कि मिनिमम जितना काम कर सकते हैं उतना काम। तो मुझे थोड़ा टाइम दें जी। रिस्क सेक्टर तो जितना पहले इनका जीरो हो गया, यानी कि जो मैक्सिमम नुकसान है वो फर्म उठा रही है। आपको रात की गुफ्तगू में देखा कि हमने 35,000 का एक दाना खरीदा है, उसी ब्रीड में से आपको कितने का दाना मिल रहा है, जिससे अंदाजा करें कि फर्म की जो है इन्होंने वहीं से सफर किया। तो जो आपका जो बुनियादी अखराजात है वो सारे फर्म ने अपने जुम्मे में डाल लिए है और आपके लिए आसानी है। तो ये जो भी रेट आ रहे हैं, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी, निजाम चलेगा, तो ये आसमानी नहीं है। इधर भी बेहतरी आ रही है, आपकी साइड पे बेहतरी आ रही है, इस साइड पे बेहतरी आ रही है। इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब आपका है, मुस्तकबिल आपका है, तो बहुत सारी चीजें नीचे आपका इंतजार कर रही है। लेकिन चले तो सही, सफर कट जाएगा मगर आहिस्ता आहिस्ता। कारी साहब आप कोई फील बता रहे थे, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ अभी। शाह साहब की इजाजत ले जी। मसला पता क्या है? मसला ये है कि हमारा जो इस वक्त रैबिट इंडस्ट्री के अंदर जो लोग आ रहे हैं ना जी, वो 95% लोग हैं वो सतह आमदन से बहुत नीचे है। जो उनकी आमदन की सतह होनी चाहिए ना जी, उससे वो बहुत नीचे से वो स्टार्ट ले रहे हैं। 5% ऐसे लोग हैं जो कि जितना भी वो पैसा लगा रहे हैं और उसमें अगर वो नुकसान हो जाता है तो वो उसको बर्दाश्त करने के काबिल हैं।
और उसको वो दोबारा उसके अंदर पैसा डाल सकते हैं। 5% लोग, 95% लोग ऐसे आ रहे हैं जो बेचारे बड़ी ही मुश्किल के साथ थोड़े से पैसे इकट्ठे करके अपने 2-4 रैबिट खरीदते हैं सरदार के नजरिए। तो 1-2 मार गए बीच में से, सिस्टम खत्म। नहीं मरे तो अखराजात आ रहे हैं, फीड का, पिंजरे का, दवाई का, अपना टाइम, या किसी को रखा तो उसका टाइम, अखराजात आ रहे हैं। तो पहले से ही इतने अखराजात पैसे नहीं थे तो वो बेचारा और भी ज़्यादा तंग हो रहा है। चले ये सिलसिला उसने गुजार लिया किसी तरीके से। पहली प्रोडक्शन आ गई, 4 जोड़े उसने रखे हुए टोटल, 4 फीमेल 4 मेल किसी एक ब्रीड के। पहली प्रोडक्शन भी आ गई 3 महीने के बाद, बच्चे भी आ गए। अब बच्चे भी आ गए तो फीड भी बढ़ गई, खर्चा भी बढ़ गया। अब बजाय इसके कि जी वो इसको आगे फैलाए, वो बेचने के चक्कर में आ गए। बेचो, मेरे बच्चे भेज दो जी, मेरे बच्चे भेज दो जी। उसमें से 4, हाँ फैक्ट्स बता रहा हूँ, ये एक्चुअल हकीकत है कि चारों की चारों माताओं ने बच्चे दे दिए, सब ने 4-4 बच्चे दे दिए, 16 बच्चे आ गए। 2 महीने के बाद बच्चे तैयार हो गए हैं। पीछे उसने दोबारा उनको मेड भी करा लिया है, 16 बच्चे तैयार पड़े हुए हैं। वो कहते जी बेचो, ठीक है जी, आगे को लेने को तैयार नहीं। या वो रेट या अच्छा मिसाल के तौर पे उसने जोड़ा लिया था 10,000 का, तो 4 जोड़े लिए थे 40,000 के, बच्चे आ गए हैं 16। अब वो कहता है इन 16 से मैं 40,000 पूरे कर लूँ और खर्चा भी निकाल लूँ। क्या ये मुमकिन है? ये मुमकिन ही नहीं कि आपकी पहले फ्लॉक से ही आप सारा खर्चा भी निकाल के प्रॉफिट भी लेना शुरू कर दे। ये मुमकिन नहीं है। फीड का खर्चा, ये वो जो आप बार बार बातें करते रहे कि यार एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, तो वो तो बढ़ना है। आपको हौसला तो करना चाहिए। एक जब आप कारोबार शुरू कर रहे हैं तो कोई टारगेट तो रखो कि मैंने यहाँ तक तो चलना है इसके साथ। उसके बाद मैंने वो जो बात कर रहे हैं, पहले चट्टी फिर हट्टी थे फिर कट्टी, वो 3 दिन की बात करें, ये 3 साल की बात है ये एक्चुअली, कि 1 साल पूरा तो बर्दाश्त करो उसको यार, जिस तरह भी हो सकता है। और अगर 1 साल उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर मैं कहूँगा कि उसकी फार्मिंग में ना आए, फिर सिर्फ रैबिटिंग करें, सिर्फ फार्मिंग शार्मिंग का ना सोचते, 2 जोड़े रखें, बेचें, फारे कर जितना कभी देखें तो खत्म करें। अच्छा जी, हम जरा तेजी से आगे बढ़ेंगे, इसीलिए मैंने बात जल्दी खत्म कर दी। वो सिलसिला शुरू हो जाएगा। और ये आपने घबराना नहीं है, ये शॉर्ट है। अच्छा, घबराना नहीं है, कौन सा वाला है? अच्छा, बारी बारी छोटे छोटे टॉपिक को हमने जो है प्रैक्टिकली इंशाल्लाह यहाँ पे करना है। जो चाहे कि खुद भी थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस करे तो उसको भी यहाँ पे मौका दिया जाएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम, रैबिट फार्मिंग तो करते हैं लेकिन एक जो बेसिक चीज़ होती है अक्सर उसको हम मिस कर लेते हैं। यानी कि ख्याल नहीं होता कि यार एक जानवर है, सांस लेने वाला जानवर है, तो थोड़ा सा मतलब उसके साथ ऐसे तरीके से पेश आना चाहिए जो कि थोड़ा सा बेहतर तरीका हो, यानी कि अखलाक से भरपूर हो। तो बहरहाल शुरुआत हम लेंगे जी खरगोश को पकड़ने का तरीका। वेरी गुड। तो खरगोश को आपने पकड़ना है यहाँ से, ये यहाँ से सिर्फ आपने हाथ डालना है कि ये सिर्फ बैलेंस रखने के लिए ग्रिप आ जाए, बस ग्रिप आ जाए। बाकी इसका पूरा जो जोर है वो यहाँ पे नीचे वाले हाथ पे, नीचे वाले हाथ पे आएगा। तो एक तो देखें ये काम बैठा हुआ है, हालांकि कितना आगे पीछे जा रहा था लेकिन देखें अभी खामोश बैठा हुआ है। तो इससे आपको कोई चोट वगैरह भी नहीं लगेगी। आराम से रैबिट को उठा के दूसरी जगह पे आप रख सकते हैं। हाँ, हो सकता है। अच्छा, तो ये पहला तरीका हो गया। मेरे ख्याल से इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुई। एक हाथ इधर डाल दें, बेशक ये हाथ इधर डाल दें, दूसरा हाथ इधर डाल दें। क्लियर हो गए जी? क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जी टॉपिक है खरगोश के जिस्मानी तौर से सेहत का जायजा और अहम मालूमात। खरगोश को देख के आप उसकी सेहत पे कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई बीमारी, ये बीमारी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, ब्रीड की प्योरिटी या ब्रीड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात नहीं कर रहा, सेहत के एतबार से हम बात कर रहे हैं। तो सेहत के एतबार से सबसे पहले तो रैबिट की ओवरऑल जो सबसे पहली आपकी नज़र होती है, इन्हीं के जो एक्टिव जानवर होता है, सेहतमंद जानवर होता है, तो सेहतमंद जानवर जो है उसकी मूवमेंट जो है बड़ी एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है और मूवमेंट थोड़ी सी तेज़ होती है, नॉर्मल मूवमेंट होती है। जो बीमार रैबिट होता है उसकी मूवमेंट थोड़ी स्लो हो जाती है, ज़्यादातर जो है वो लेथार्जिक होकर एक जगह पे बैठा रहेगा। तो पहली नज़र में ये आपको पता चल जाता है कुछ को प्रॉब्लम है। ऐसे रैबिट को उठा के सबसे पहले उसके कानों को चेक करें,
ओवरऑल बॉडी को चेक करें, यहाँ से हाथ फेर दें, यहाँ तक ले आए कि कोई जो है एब्सेसिस वगैरह तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ जो अनयूजुअल हो इसकी बॉडी के अलावा, तो आपको पता चल सकता है कि कोई चीज़ है जो इसको तकलीफ दे रही है। अगर वर्टेब्रास आपके हाथों पे लग रहे हैं, इसके ये वर्टेब्रास ना, ये हड्डियाँ, जी तो वो कमजोरी की एक अलामत है। हाँ, बिल्कुल एक कमज़ोर रैबिट की निशानी है कि स्पेशली यहाँ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, इसमें उभार आ जाती है। एक सेहतमंद रैबिट की उभार जो है वो नहीं होती, कम होती है। बहरहाल वो मैनेजमेंट टू मैनेजमेंट या डिजीज से रिलेटेड बहुत सारे मामला आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने कानों को हाथ लगाना है। कान अगर नॉर्मल टेम्परेचर के साथ है, जैसे ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर के साथ है, अगर तो बहुत ज़्यादा गर्म या कुछ ज़्यादा ही ठंडे हैं तो इट मीन्स कि कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है, कुछ ना कुछ चीज़ इसको डिस्टर्ब कर रही है या पेन हो रहा है इसको, जिसकी वजह से जो है ये तकलीफ में, तो ये एक साइन के तौर पे आप ले सकते हैं। दूसरा, अक्सर ये रैबिट का जो फेस है, इसके नीचे समटाइम आपने देखा होगा कि यहाँ से पानी निकल रहा होता है, ये काफ़ी जगह सारी गीली हो जाती है। ये एक निशानी होती है कि इसके दांत में कोई इन्फेक्शन है और दांत में कोई शदीद पेन है, या कोई दांत के करीब कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई एब्सेस वगैरह निकल आया यहाँ पे, आंख के करीब हो, कान के करीब हो, दांत के करीब हो, तो इसके मुंह से लुहाब निकलेंगे, ये एक निशानी होती है। तो आपने उसके अकॉर्डिंग फिर मेडिसिन देनी है। अच्छा, रैबिट के अगले पंजों को चेक कर लें कि बिल्कुल ठीक है, साफ़ है, कोई उसमें स्केबीज वगैरह के प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है। कान के अंदर अक्सर जो है वो क्रस्ट सा जमा हो जाता है, वो आप चेक कर लें कि भाई क्रस्ट वगैरह तो नहीं है, क्योंकि वो भी काफ़ी इरिटेट करता है रैबिट को। रैबिट की आंखें चेक कर लें कि कोई वीपी आइज तो नहीं है। अच्छा, यहाँ इसके बाद आपने रैबिट की पिछली टांगें चेक करनी है। जिस तरह यहाँ पे थोड़े से बाल झड़े हुए हैं, यानी कि शुरुआत है, ये देखें सोर होक्स जो है ये पॉसिबल हो सकते हैं, यहाँ पे देखें तो हमें पता चलता है। तो बहरहाल जब भी आपको रैबिट कोई बड़ा साइन दे बीमारी का, एकदम से उसको उठा के उसकी पूरी फिर तसल्ली आपने करवा लेनी है। दूसरा, उसके बाद आपने चेक करना है कि रैबिट को कोई जियास्टेसिस का मसला तो नहीं है। जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि उसकी इंटेस्टाइनल मूवमेंट पे अगर आप हाथ लगाएंगे तो गुड़ गुड़ की आवाज़ आएगी, मतलब कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है वहाँ पे। एक हेल्दी रैबिट के जो है पेट से किसी तरह का कोई साउंड वगैरह जो है वो नहीं आता। अच्छा, दूसरा, आपने इसकी नाक को चेक कर लेना है कि नाक में से कोई रतूबत वगैरह तो नहीं निकल रही। इसके दांत थोड़े से चेक कर लेने कि वो कोई ओवर ग्रोथ तो नहीं हुए, क्योंकि इनके से ये बड़ा कॉमनली एक मसला आता है, दांत जो है वो एवरेज से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, फिर उसको ट्रिम करने पड़ते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपने थोड़ा सा करीब आके इसके सांस लेने की जो रिदम है महसूस करना, क्योंकि उसमें आवाज़ आपको महसूस हो रही है, यानी कि कोई रतूबत है जो अक्सर वो एक साउंड सा आता है, खड़खड़ की आवाज़ आती है जी, वीजिंग की आवाज़ आती है, मतलब कि कोई CRD का मसला है इसको, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपने जो हमने डिस्कस किया उसके मुताबिक हमें आपने मेडिसिन दे देनी है। तो रैबिट की ओवरऑल हेल्थ को इन बेसिक चीज़ों से आप चेक कर सकते हैं, उसके जिस्मानी तरीके से, उसके जो ऑर्गन्स हैं उस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। इसमें कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना आगे बढ़े। आप छोड़ गए थोड़ा सा, उसको यहाँ से हाथ करने के बजाय उसके नोजल से शुरू करें, नोजल से जी जी, तो उसकी आईब्रोज के ऊपर ये जो जगह है ये भी आपके हाथों में फील हो जाएगी। अगर वहाँ कोई क्रस्ट बन रहा है या कोई जी जी बिल्कुल, तो वो आंखों से भी शुरू होगा, तो फिर आप तक ले जाए। दूसरा सर, इसके नाखून भी बता रहे हैं कि चेकिंग करते वक्त उसके नाखून भी देख लें, ताकि उसके नाखूनों का कोई नाखून उमूमी तौर से बहुत जल्दी नहीं बढ़ते हैं, लेकिन जहाँ पे अगर फर्ज करें कोई स्केबी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रैबिट के, स्पेशली पाँव में, तो वहाँ पे एबनॉर्मल तरीके से पाँव के नाखून जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं। अगर तो ये पाँव के नाखून ज़्यादा बड़े हो जाएं, जैसे कि अगर मैं चेक करता हूँ कि इसके पाँव के नाखून ज़्यादा बड़े हैं, तो ये फिर क्या करता है कि यहाँ पे पूरा प्रेशर नहीं डालता, प्रेशर यहाँ पे डालता है, यहाँ उस वजह से फिर सोर होठ के मसाइल काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। तो बेहतर है अगर नाखून जो है वो ज़्यादा ओवर ग्रोथ आ चुकी है उसकी, तो फिर उसको ट्रिम करें। ट्रिमर मेरे ख्याल से 300-400 रुपये का मिल जाता है, उससे दांत की भी ट्रिमिंग हो जाती है और नाखून की भी ट्रिमिंग हो जाती है इसकी। नाखून कितने ट्रिम करने चाहिए? नाखून यहाँ तक ट्रिम करते हैं जहाँ तक इसका ये देखें कलर लाइट होना शुरू हो जाता है, यानी कि इसके सिर्फ ये जो एंड के जो छोटा सा हिस्सा, ये सिर्फ आपने जहाँ से कर्व आ रहा है, इस कर्व को हटा दें।